वो बिना किसी अपवाद के पूरे भारत में सबसे बदतमीज और खूंखार लोग हैं। वो मजहबी सनकी हैं। वो अपने अलावा किसी राजा या किसी कानून को नहीं मानते। अगर उनका मूड हो तो वो लूटपाट या कत्ल करने से भी नहीं हिचकते। वो हमेशा सर से पांव तक हथियारों से लैस होकर घूमते हैं। उनके दोनों हाथों में नंगी तलवारें होती हैं। कमरबंद में 2 और तलवारें खुसी होती हैं। पीठ पर एक पुरानी बंदूक टंगी होती है और उनकी बड़ी सी पगड़ी के चारों ओर 3-4 लोहे के धारदार चक्र बंधे होते हैं। ये अल्फाज 19वीं सदी के एक बड़े अंग्रेज अफसर WG ऑसबॉर्न के हैं। ऑसबॉर्न कोई मामूली सिपाही नहीं था। वो अर्ल ऑफ ऑकलैंड का मिलिट्री सेक्रेटरी था। उसने ये बातें महाराजा रंजीत सिंह के दरबार में एक कौम को देखकर लिखी थी। इन नीले बाने वाले योद्धाओं का खौफ अंग्रेजों में इतना गहरा था कि दशकों बाद सर लेपिन ग्रिफिन जैसे बड़े ब्रिटिश प्रशासक और इतिहासकार ने भी ऑसबॉर्न की इन्हीं बातों को अपनी किताब में जस का तस छापा। जरा सोचिए, उस दौर में जब अंग्रेजों को पूरी दुनिया पर राज करने का घमंड था, तब उनकी कलम में भारत के एक छोटे से समुदाय के लिए इतनी कड़वाहट और इतना खौफ क्यों था? वजह साफ थी। ये वो लड़ाके थे जो ना अंग्रेजों के किसी कानून को मानते थे और ना ही उनकी किसी कागजी संधि को। यहां तक कि अगर कोई बड़ा अंग्रेज अफसर भी इनके सामने आ जाता तो ये उसे बीच सड़क पर सरेआम पीटने से भी पीछे नहीं हटते थे। लेकिन ये लड़ाके थे कौन? ये थे निहंग। सिख धर्म के स्वघोषित रक्षक, जिन्हें मौत का कोई खौफ नहीं। इनकी ताकत और रसूख का आलम यह था कि इन्होंने सिख साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली महाराजा रंजीत सिंह को अकाल तख्त पर तलब करके कोड़े मारने की सजा सुना दी थी और उस अजेय महाराजा को भी इनके सामने अपना सर झुकाना पड़ा था। यह इकलौता वाकया नहीं था। जरा सोचिए, जिस दौर में अंग्रेज पूरी दुनिया को अपने जूतों की नोक पर रखते थे, उस दौर में एक निहंग दुर्गा सिंह ने ब्रिटिश कमांडर इन चीफ सर हेनरी फेन के आदमी को सरेआम लाठियों से पीट दिया था। इन्होंने 1809 में अमृतसर आए ब्रिटिश दूत चार्ल्स मेटकाफ के कैंप पर सिर्फ इसलिए हमला कर दिया था क्योंकि उन्हें अमृतसर में मुहर्रम का जुलूस निकालना पसंद नहीं आया था। अंग्रेज तो छोड़िए, ये निहंग इतने बेखौफ थे कि अपने ही सेना के महाराजा रंजीत सिंह के सामने भरी परेड में बंदूक की गोलियां फेंक देते थे, सरेआम गालियां दे देते थे। ये वो बागी थे जो महाराजा के राज में रहकर भी सिर्फ अपने बनाए कानूनों पर ही चलते थे। तो आखिर ये निहंग हैं कौन? कहां से आए? ये हमेशा नीले कपड़े ही क्यों पहनते हैं? सिर से पांव तक इतने घातक हथियारों से क्यों लैस रहते हैं? और कैसे इन्होंने महाराजा रंजीत सिंह की सबसे खूंखार सेना के रूप में मुल्तान से लेकर नौशेरा तक का इतिहास अपने दम पर पलट कर रख दिया था? और अब निहंगों की परंपरा में ऐसा क्या बदलाव आ गया जो हाल के दिनों में इतनी नेगेटिव खबरें सामने आ रही हैं? कभी हत्या तो कभी कुछ और। निहंगों के नशे को लेकर भी बात करेंगे कि कैसे एक धार्मिक संगठन पर नशे को लेकर उंगली उठती रही है। आज किस्सा के इस एपिसोड में हम निहंग सिखों का वही खौफनाक और अनसुना इतिहास खोलेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं खबर गांव। आज किस्सा में बात उन निहंग सिखों की जो इतिहास से लेकर आज तक सुर्खियों में किसी न किसी वजह से बने हुए हैं। निहंग शब्द का असली मतलब क्या है?
जब आप ये सवाल किसी निहंग से पूछेंगे तो वो मुस्कुराहट के साथ जवाब देंगे कि निहंग का मतलब है मगरमच्छ। अब आप सोच रहे होंगे कि एक योद्धा का मगरमच्छ से क्या लेना देना। फारसी भाषा में निहंग का अर्थ होता है मगरमच्छ। ये वो जीव है जो पानी के अंदर भी उतना ही खतरनाक है जितना पानी के बाहर। वो अपने शिकार को छोड़ता नहीं है। निहंगों का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। वो इस दुनिया में तो हैं, लेकिन इस दुनिया के मायाजाल से पूरी तरह मुक्त है। इस शब्द का एक और अर्थ निशंक भी बताया गया है। संस्कृत के निशंक का मतलब होता है वो इंसान जिसे किसी भी चीज का डर ना हो, जिसे कोई शंका ना हो, जो मौत की आंखों में आंखें डालकर चल सके। निहंगों की इस अजेय फौज की नींव उस वक्त पड़ी जब भारत का इतिहास अपने सबसे काले दौर से गुजर रहा था। बात 17वीं सदी के बिल्कुल आखिर की है। दिल्ली के तख्त पर मुगल बादशाह औरंगजेब का राज था। कई जगह तलवार के जोर पर लोगों के धर्म बदलने की खबरें भी आती थी। आम जनता के लिए बादशाह औरंगजेब के राज में जुल्म की हदें पार हो चुकी थी। जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई तो औरंगजेब ने साल 1675 में दिल्ली के चांदनी चौक पर सरेआम उनका सर कलम करवा दिया। पूरा देश डर से कांप उठा था। मुगलों की खौफनाक फौज के सामने कोई सर उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। जब गुरु तेग बहादुर की शहादत हुई तब उनके बेटे गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र महज 9 साल की थी, जो अपने पिता के बाद सिख धर्म के 10वें गुरु बने। ऐसे खौफनाक माहौल में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि अब सिर्फ शांति और प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। जालिम का हाथ रोकने के लिए अब तलवार उठानी ही पड़ेगी। उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी की उम्र महज 32 साल थी। साल था 1699। बैसाखी का दिन था। गुरु महाराज ने आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की नींव रखी। इसी ऐतिहासिक दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने सिखों को एक अलग और निडर पहचान देने के लिए पंज ककार की शुरुआत की। ये 5 चीजें थी: केश, कंघा, कड़ा, कच्छा और कृपाण। ये पंज ककार कोई साधारण नियम नहीं थे। ये एक ऐसी वर्दी थी जिसे पहनने के बाद कोई भी सिख लाखों की भीड़ में भी छिप नहीं सकता था। उसे हर हाल में जुल्म के खिलाफ खड़ा होना ही था। गुरु महाराज ने अपने शिष्यों को संत सिपाही बनाया और इन्हीं संतों में से वो वर्ग निकला जो सबसे आगे रहकर लड़ता था, जो नीले कपड़े पहनता था, जो हमेशा अपना सारा सामान अपने साथ लेकर चलता था, जिन्हें अकाली कहा गया, यानी अकाल पुरख, ईश्वर की फौज। इतिहास के पन्नों को पलटें तो पता चलता है कि यह सिर्फ एक सैन्य टुकड़ी नहीं थी, ये एक जीवन शैली थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने इन्हें लाडले कहा था। लाडले यानी प्यारे। गुरु महाराज का ये लाडला फौजी जब मैदान में उतरता था तो वो ना हार जानता था और ना ही समझौता करना। वो सिर्फ जीत या शहादत जानता था। इन्हीं निहंगों ने 18वीं और 19वीं सदी में उस पंजाब की रक्षा की जिस पर मुगलों से लेकर अफगानों तक की नजर थी। ये वो दौर था जब निहंगों ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। नीले कपड़े, ऊंची पगड़ी और शरीर पर सजे हुए वो हथियार जो सिर्फ लड़ाई के लिए नहीं बल्कि उनकी पहचान का भी हिस्सा थे। इस दौर में निहंगों का मतलब था आजादी। ऐसा इंसान जिसे कोई राजा नहीं खरीद सकता था, जिसके लिए गुरु की मर्यादा ही उसका संविधान था। और यही वो कारण था कि आगे चलकर जब पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का राज आया तब भी इन निहंगों ने अपनी इस आजाद छवि को जरा भी कम नहीं होने दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नीले कपड़े और सर पर ये लोहे के चक्र पहनने का लॉजिक क्या था? क्या ये सिर्फ फैशन था या इसके पीछे कोई रणनीति छिपी थी? साल 1613 में मुगल बादशाह जहांगीर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने के लिए शाही फरमान जारी कर दिया था। हालांकि वास्को डिगामा के बाद ही कई विदेशी यात्री हिंदुस्तान आने लगे थे, लेकिन इस फरमान के बाद यूरोप के लोगों का हिंदुस्तान भ्रमण कुछ ज्यादा ही तेज हो गया। ऐसे में खालसा की स्थापना के बाद जब यूरोपीय यात्री भारत आते तो निहंगों को देखकर ही उनके दिलों में दहशत घर कर लेती थी। वजह सिर्फ उनका उग्र स्वभाव नहीं बल्कि उनका वो खौफनाक हुलिया भी था जिसे देखकर किसी के भी पसीने छूट जाएं। निहंग असल में एक चलता फिरता शस्त्रागार हुआ करते थे। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि ये योद्धा हमेशा हथियारों से पूरी तरह लैस रहते थे। सिर से लेकर पांव तक इनके शरीर पर सिर्फ हथियार ही हथियार सजे होते थे। सबसे पहले बात इनके कपड़ों की।
निहंग हमेशा गहरे नीले रंग के ढीले कपड़े पहनते थे। यह नीला रंग सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, ये खालसा की वो पहचान थी जो उन्हें सबसे अलग बनाती थी। नीले बाने के साथ इनकी सबसे बड़ी पहचान थी उनकी विशालकाय और ऊंची पगड़ी। इस पगड़ी को दस्तार कहा जाता था। निहंगों के लिए उनकी पगड़ी उनकी जान से भी प्यारी थी। पगड़ी का जमीन पर गिरना या उसका अपमान होना किसी भी निहंग के लिए सबसे बड़ा अपमान माना जाता था, जिसका बदला वो सिर्फ दुश्मन का सर काट कर ही लेते थे। लेकिन नीले कपड़े ही क्यों? इसके पीछे भी एक किस्सा है। कहा जाता है कि गुरु गोविंद सिंह जी के सबसे छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह जी एक दिन अपने बड़े भाइयों के साथ युद्ध का अभ्यास करना चाहते थे, लेकिन भाइयों ने कहा कि वो अभी बहुत छोटे हैं। इस बात पर बाबा फतेह सिंह अंदर गए। उन्होंने एक गहरा नीला चोला पहना, सर पर एक बहुत ऊंची पगड़ी बांधी और उस पर हथियार सजाकर बाहर आ गए। अपने इस छोटे से बेटे के इस विशाल और निडर रूप को देखकर गुरु महाराज बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ये नीला बाना और ये निडर रूप मेरे अकालियों की पहचान होगा। आज भी निहंग बाबा फतेह सिंह जी को ही अपने इस रूप की सबसे बड़ी प्रेरणा और अपना पहला स्वरूप मानते हैं। अब जरा इनके हथियारों की लिस्ट पर गौर कीजिए। जब ये चलते थे तो अक्सर इनके दोनों हाथों में नंगी तलवारें होती थी। इनकी कमर में एक चौड़ी बेल्ट होती थी, उसमें दो और तेजधार वाली तलवारें या खंजर खुसे होते थे। पीठ पर एक पुरानी लेकिन खतरनाक बंदूक टंगी होती थी, जिसे मैचलॉक कहा जाता था। और सबसे खतरनाक हथियार सजा होता था उनकी पगड़ी पर। इनकी पगड़ी के चारों ओर 3 या 4 जोड़ी लोहे के धारदार चक्र बंधे होते थे। जंग के मैदान में ये लोहे के चक्र हवा को चीरते हुए जाते और दुश्मन की गर्दन धड़ से अलग कर देते थे। इसके अलावा इनके पास बेहतरीन नस्ल के घोड़े होते थे। ये एक ऐसी अनियमित घुड़सवार सेना थी जो किसी भी यूरोपीय या मुगल युद्ध शैली को नहीं मानती थी। ये सिर्फ अपनी रफ्तार और अपने उग्र हमलों पर ही भरोसा करते थे। अगर इतिहास का कालचक्र देखें तो निहंगों के इस नीले बाने की प्रेरणा भले ही छोटे साहिबजादे बाबा फतेह सिंह थे, लेकिन जंग के मैदान में इस फौज को एक पक्का और खौफनाक आकार 18वीं सदी में मिला। साल 1733 का दौर था। मुगलों के खिलाफ लड़ते लड़ते सिख फौज को एक कड़े संगठन की जरूरत थी। अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ द सिख्स में जोसेफ डेवी कनिंघम बताते हैं कि तब महान सिख योद्धा नवाब कपूर सिंह ने निहंग फौज को उम्र और काम के हिसाब से 2 हिस्सों में बांट दिया था। पहला था बुढ़ा दल। बुढ़ा यानी बुजुर्ग या कहें अनुभवी। इसमें 40 साल से ज्यादा उम्र के पुराने योद्धा शामिल थे। इनका काम था गुरुद्वारों की रक्षा करना और धर्म का प्रचार करना। दूसरा था तरना दल। तरना यानी जवान। इसमें 40 साल से कम उम्र के गर्म खून वाले नौजवान लड़ाके शामिल थे। इनका इकलौता काम था जंग के मैदान में उतरकर दुश्मनों को उखाड़ फेंकना और सीमा की रक्षा करना। इन 2 मुख्य दलों के अलावा निहंगों का एक तीसरा और बहुत ऐतिहासिक दल है, जिसे बिधि चंद दल कहा जाता है। इसकी जड़ें सिखों के छठे गुरु गुरु हरगोबिंद साहिब के दौर के महान योद्धा बाबा बिधि चंद से जुड़ी हैं। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने ही पहली बार सिख धर्म में हथियार रखने का कल्चर शुरू किया था। वजह थी मुगलों द्वारा सिख धर्म के 5वें गुरु और उनके पिता गुरु अर्जन देव जी की हत्या। गुरु अर्जन देव जी की शहादत का मुख्य कारण मुगल बादशाह जहांगीर की धार्मिक कट्टरता और राजनीतिक द्वेष था। गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने 2 तलवारें धारण की, मीरी और पीरी। मीरी एक ऐसी तलवार जो सांसारिक और राजनीतिक सत्ता की रक्षा के लिए थी। पीरी का मतलब था एक ऐसी तलवार जो आध्यात्मिक सत्ता की रक्षा के लिए थी। खैर, लौटते हैं अपनी कहानी पर। बिधि चंद दल शुरू से ही बेहतरीन घोड़ों की नस्ल तैयार करने और हथियारों की प्राचीन कला के लिए मशहूर रहा है। इन्हीं दलों ने 18वीं सदी में निहंगों को अजेय बना दिया। 18वीं सदी की शुरुआत में तरना दल की कमान बाबा दीप सिंह जैसे महान निहंग योद्धा ने संभाली थी। सिख हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब 1757 में अफगानी शासक अहमद शाह अब्दाली के सेनापति जहान खान ने हरमंदिर साहिब पर कब्जा कर उसे अपवित्र कर दिया था, इसके विरोध में 75 वर्षीय योद्धा बाबा दीप सिंह ने सिखों का नेतृत्व किया। युद्ध में गर्दन कटने के बावजूद उन्होंने अपना सर हथेली पर रखकर लड़ाई लड़ी और हरमंदिर साहिब तक पहुंचे। बाबा दीप सिंह के बाद 18वीं सदी के बिल्कुल आखिर में निहंगों के सबसे बड़े नेता बने अकाली नैना सिंह। ये नैना सिंह ही थे जिन्होंने निहंगों की इस ऊंची पगड़ी पर हथियार सजाने की परंपरा को एक नया रूप दिया था।
इन्हीं अकाली नैना सिंह के शागिर्द थे अकाली फूला सिंह। 19वीं सदी की शुरुआत में जब पंजाब में महाराजा रणजीत सिंह का साम्राज्य अपने चरम पर था, तब अकाली फूला सिंह निहंगों के सबसे बड़े और निडर नेता बनकर उभरे। निहंगों के इतिहास में अकाली फूला सिंह का हुलिया आम निहंगों से थोड़ा अलग और राजशाही था। फूला सिंह नीले की जगह सफेद रंग की शानदार और फिटिंग वाली पोशाक पहनते थे। उनकी कमर में सोने और रेशम के काम वाली एक चौड़ी बेल्ट होती थी। उनकी सफेद पगड़ी पर निहंगों का नीला चिन्ह और बगुले का पंख लगा होता था। फूला सिंह का यह शाही अंदाज बताता था कि वो सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि अकाल तख्त और निहंगों के सबसे बड़े जत्थेदार थे। उनका रुतबा इतना बड़ा था कि वो महाराजा रणजीत सिंह को भी सजा सुना सकते थे। इन्हीं महाराजा रणजीत सिंह के दौर में यूरोपीय यात्री जब इस पूरी तरह हथियारों से लैस फौज को बीच बाजार में बिना किसी रोक टोक के घूमते देखते थे तो उनकी रूह कांप जाती थी, क्योंकि ये वो लड़ाके थे जिन पर किसी भी राजा का कोई कानून लागू नहीं होता था। लेकिन जब यही बागी फौज महाराजा रणजीत सिंह के लिए जंग के मैदान में उतरती थी तो उन्होंने महाराजा की सेना के शॉक ट्रूप्स बनकर मुल्तान और नौशेरा की उन लड़ाइयों को जीत लिया जहां सिखों की हार लगभग तय मानी जा रही थी। 18वीं सदी के अंत में पंजाब का हाल बहुत बुरा था। उत्तर पश्चिम से अफगानी लुटेरे बार बार हमला करके लूटपाट मचाते थे। अंदरूनी तौर पर पंजाब मिसलों में बटा हुआ था। मिसल का मतलब था सिखों के 12 छोटे छोटे गुट, जिनके सरदार आपस में ही अपनी जमीन और वर्चस्व के लिए लड़ते रहते थे। कोई एक बड़ी ताकत नहीं थी। इसी बिखराव के दौर में साल 1780 में शुकर चकिया मिसल के सरदार महासिंह के घर एक बेटा हुआ, जिसका नाम रखा गया रणजीत सिंह। महज 12 साल की उम्र में पिता की मौत के बाद रणजीत सिंह ने सत्ता संभाली। उन्होंने देखा कि जब तक ये 12 मिसलें एक नहीं होंगी, तब तक अफगान लुटेरे ऐसे ही पंजाब को नोचते रहेंगे। अपनी जाबाजी और कूटनीति से उन्होंने इन सभी गुटों को एक किया और साल 1799 में लाहौर को जीतकर अपनी राजधानी बनाया। यहीं से शुरू हुआ शेरे पंजाब का वो विशाल साम्राज्य, जिसकी सरहदें तिब्बत और अफगानिस्तान तक फैली थी। अब महाराजा रणजीत सिंह के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी अफगानों को हमेशा के लिए खदेड़ना। वो चाहते थे कि सरहदें इतनी दूर तक फैल जाएं कि कोई विदेशी लुटेरा पंजाब की तरफ आंख ना उठा सके। इसके लिए उन्हें मुल्तान, पेशावर और नौशेरा जैसे अफगानी ठिकानों को जीतना था। लेकिन यह काम पुरानी युद्ध शैली से नहीं हो सकता था। महाराजा बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने फ्रांस और इटली के अनुभवी फौजी अफसरों को भारी तनख्वाह देकर अपनी सेना में भर्ती किया। इन जनरलों का काम था सिख सेना को यूरोपीय तर्ज पर आधुनिक ड्रिल सिखाना। इसी वजह से लाहौर दरबार की सेना में एकदम कड़ा अनुशासन था। लेकिन इस पूरी अनुशासित सेना के बीच एक धड़ा ऐसा था जो एकदम बेलगाम था। ये धड़ा था निहंगों का। निहंग महाराजा की सेना का हिस्सा जरूर थे, लेकिन ये उनकी अनियमित टुकड़ी थे। ये निहंग किसी विदेशी जनरल का ऑर्डर नहीं मानते थे। इनका साफ कहना था कि अकाल पुरख की फौज किसी दुनियावी अफसर को सलाम नहीं करेगी। इनका लड़ना भी एकदम अलग था। जब बाकी सेना तोपों और बंदूकों का इंतजार करती थी, तब निहंग बोले सो निहाल का नारा लगाकर सीधे दुश्मन की तोपों के सामने नंगी तलवारें लेकर दौड़ पड़ते थे। इनके लिए मौत का मतलब शहादत था। ये वेतन के लिए नहीं, बल्कि गुरु के नाम पर लड़ते थे। महाराजा रणजीत सिंह इनकी ये उग्र ताकत जानते थे, इसलिए उन्होंने निहंगों को अपनी सेना का शॉक ट्रूप्स बना दिया। शॉक ट्रूप्स यानी वो लड़ाके जिन्हें तब मैदान में उतारा जाता था जब हारी हुई बाजी को जीत में बदलना हो या दुश्मन के खेमे में दहशत फैलानी हो। इस उग्र रणनीति का सबसे बड़ा नजारा साल 1818 में मुल्तान की लड़ाई में दिखा। अपनी किताब अ हिस्ट्री ऑफ द सिख्स में जोसेफ डेवी कनिंघम बताते हैं कि मुल्तान पर अफगानों का कब्जा था और यह दक्षिण पंजाब का एक बहुत अहम दरवाजा था। मुल्तान का किला बेहद मजबूत था। महाराजा की अनुशासित सेना हफ्तों से बाहर डेरा डाले हुए थी, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही थी। तब अकाली साधु सिंह की कमान में निहंगों के जत्थे ने अपना आपा खो दिया। बिना किसी ऑर्डर के निहंगों ने किले के खिजरी गेट पर सीधा और जानलेवा हमला कर दिया। किले से गोलियों की बारिश हो रही थी, लेकिन निहंग लाशों पर पैर रखते हुए आगे बढ़े और गेट तोड़ दिया। इसी हमले ने मुल्तान पर महाराजा का कब्जा करवा दिया।
इसके बाद महाराजा ने अफगानों को और पीछे धकेलने के लिए साल 1819 में कश्मीर फतेह किया। कश्मीर पर अफगान गवर्नर जब्बार खान का राज था। इस जंग में निहंगों के सबसे बड़े नेता अकाली फूला सिंह ने अपनी सेना के साथ मिलकर अफगानों के दांत खट्टे कर दिए और कश्मीर को सिख साम्राज्य में मिला लिया। इसके बाद महाराजा ने अपनी सबसे निडर फौज यानी इन्हीं निहंगों को कई खतरनाक सरहदों की सुरक्षा पर लगा दिया। अफगान भी शांत बैठने वाले नहीं थे। साल 1823 में अफगानों ने सिखों के खिलाफ जिहाद का ऐलान कर दिया। लाखों की अफगान फौज नौशेरा के मैदान में आ डटी। महाराजा रणजीत सिंह खुद अपनी फौज लेकर वहां पहुंचे। पहाड़ियों पर छिपे अफगान तोपों से आग उगल रहे थे। महाराजा ने फैसला किया कि जब तक उनकी अपनी तोपें पीछे से नहीं आ जाती तब तक कोई हमला नहीं करेगा। लेकिन अकाली फूला सिंह और उनके निहंग तोप खाने का इंतजार करने को तैयार नहीं थे। उन्होंने गुरु के सामने अरदास की और अपने घोड़ों को सीधे अफगानी तोपों की तरफ दौड़ा दिया। ये एक आत्मघाती कदम था। निहंगों का ये अंधाधुंध हमला देखकर अफगान थर्रा उठे। निहंगों ने अफगानों की टुकड़ियों को तितर-बितर कर दिया और सिख सेना ने ये निर्णायक जंग जीत ली। अफगानों का गुरूर हमेशा के लिए टूट गया। लेकिन इस जीत की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। इस जंग में सबसे आगे लड़ते हुए निहंगों के महान नेता अकाली फूला सिंह सीने पर लगी गोलियों के चलते शहीद हो गए। अकाली फूला सिंह की शहादत के बाद भी निहंगों का रसूख कम नहीं हुआ। वो दरबार के सबसे सम्मानित और सबसे डरावने लड़ाके बने रहे। उनका बेखौफ अंदाज और उनका अपना अलग कानून हमेशा कायम रहा। लेकिन यही निडरता महाराज के लिए तब सबसे बड़ी मुसीबत बन गई जब इन्हीं निहंगों ने सिखों के सबसे बड़े सम्राट महाराजा रणजीत सिंह को ही सरेआम कोड़े मारने की सजा सुना दी थी। लेकिन यह कोई आम कदम नहीं था। 19वीं सदी के उस दौर की कल्पना कीजिए। महाराजा रणजीत सिंह का डंका पूरी दुनिया में बज रहा था। अंग्रेज उनके नाम से खौफ खाते थे, अफगान उनके नाम से थर्राते थे। लेकिन इस अजेय और सबसे शक्तिशाली सम्राट को भी एक दरबार में अपना सर झुकाना पड़ा था। यह दरबार था अकाल तख्त और उनके सामने खड़े थे निहंगों के सबसे बड़े और खूंखार जत्थेदार अकाली फूला सिंह। यानी जो हम कहानी आपको अभी सुनाने वाले हैं वो फूला सिंह की शहादत से पहले की कहानी है। बात साल 1802 के आसपास की है। महाराजा रणजीत सिंह का दिल लाहौर की एक बेहद खूबसूरत मुस्लिम नर्तकी मोरा सरकार पर आ गया था। महाराजा ने सारी सामाजिक बंदिशों को तोड़ते हुए मोरा से शादी कर ली। ये खबर जैसे ही अमृतसर पहुंची तो सिख पंथ में भूचाल आ गया। अकाली फूला सिंह उस समय अकाल तख्त के जत्थेदार थे। निहंगों के लिए गुरु की मर्यादा से बड़ा कोई राजा या कोई साम्राज्य नहीं था। फूला सिंह ने बिना किसी खौफ के सिखों के सबसे बड़े सम्राट को धार्मिक अपराधी घोषित कर दिया, यानी गुरुदोखी घोषित कर दिया। उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह को अमृतसर के अकाल तख्त पर पेश होने का फरमान सुनाया। पूरे लाहौर दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग सोचने लगे कि क्या महाराजा इस हुक्म को मानेंगे, क्या पंजाब का राजा अकाल तख्त के सामने झुकेगा। लेकिन रणजीत सिंह जानते थे वो राजा बाद में है और गुरु के सिख पहले हैं। महाराजा अपना सारा राजसी ठाट बाट छोड़कर एक आम मुजरिम की तरह अकाल तख्त पहुंचे। वहां अकाली फूला सिंह नीले बाने में हथियारों से लैस खड़े थे। फूला सिंह ने महाराजा को उनकी गलती सुनाई। रणजीत सिंह ने बिना किसी बहस के अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद फूला सिंह ने वो सजा सुनाई जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने हुक्म दिया कि महाराजा को अकाल तख्त के सामने लगे इमली के पेड़ से बांधा जाए और उन्हें सरेआम कूड़े मारे जाए। जरा सोचिए, जिस राजा की एक आवाज पर लाखों की फौज कट मरने को तैयार रहती थी, वो राजा चुपचाप पेड़ की तरफ चल पड़ा। महाराजा ने कोड़े खाने के लिए अपनी कमीज उतार दी और पेड़ से बंधने के लिए तैयार हो गए। एक ताकतवर सम्राट का अकाल तख्त के सामने ये पूर्ण समर्पण देखकर वहां मौजूद पूरी संगत हैरान रह गई। अकाली फूला सिंह और बाकी निहंगों का दिल भी ये देखकर पसीज गया। फूला सिंह ने देखा कि रणजीत सिंह के अंदर सत्ता का कोई घमंड नहीं है। उन्होंने उसी वक्त महाराजा को माफ कर दिया और कोड़े की सजा को एक भारी आर्थिक जुर्माने में बदल दिया। यह किस्सा सिर्फ एक सजा का नहीं था, ये इस बात का सबूत था कि निहंगों का रसूख और उनकी ताकत
किसी भी दुनियावी सत्ता से ऊपर थी। जब तक महाराजा रणजीत सिंह जिंदा रहे, निहंग उनकी सेना की सबसे बड़ी ताकत बने रहे। लेकिन साल 1839 में महाराजा रणजीत सिंह के निधन के बाद पंजाब में सत्ता का भयानक संघर्ष शुरू हो गया। लाहौर दरबार अंदरूनी गद्दारी का शिकार होने लगा और फिर पंजाब में एंट्री हुई उस दुश्मन की जिससे टकराने के लिए निहंग सालों से बेताब थे। ये दुश्मन थे अंग्रेज। अंग्रेजों और निहंगों के बीच जब आमना सामना हुआ तो इन नीले बाने वाले योद्धाओं ने ब्रिटिश हुकूमत की नाक में दम कर दिया और गोरे अफसरों को कहना पड़ा कि ये भारत के सबसे बदतमीज और खूंखार लोग हैं। साल 1839 ये वो दौर था जब पंजाब के शेर महाराजा रणजीत सिंह ने आखिरी सांस ली। उनके जाते ही वो विशाल सिख साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। लाहौर दरबार में गद्दारी और साजिशों का दौर शुरू हो गया। इसी कमजोरी का फायदा उठाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। अंग्रेज बहुत पहले से पंजाब पर नजर गड़ाए बैठे थे, लेकिन जब तक रणजीत सिंह जिंदा थे, अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वो सतलज नदी पार कर सके। अब रणजीत सिंह नहीं थे तो अंग्रेजों ने पंजाब पर हमला कर दिया। यहां से शुरू हुआ एंग्लो सिख युद्धों का सिलसिला। इन युद्धों में लाहौर दरबार के कई बड़े जनरलों ने गद्दारी की, लेकिन एक फौज ऐसी थी जिसने आखिरी सांस तक अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। ये थे नीले बाने वाले निहंग। अंग्रेज अफसर निहंगों से कितनी नफरत करते थे और कितना डरते थे, इसका सबूत खुद उनके लिखे हुए दस्तावेजों में है। ब्रिटिश अफसर कैप्टन विलियम मरे और अलेक्जेंडर बर्न्स ने अपनी डायरियों में निहंगों को भारत के सबसे उग्र और बदतमीज लड़ाके लिखा है। अंग्रेजों के लिए निहंग बदतमीज इसलिए थे क्योंकि वो किसी भी ब्रिटिश अफसर को देखकर ना तो रास्ता छोड़ते थे और ना ही कोई इज्जत देते थे। गोरे अफसरों को देखकर निहंग सीधे उन्हें जान से मारने की धमकी दे देते थे। साल 1845 में फिरोज शाह और साल 1846 में सुबराओं की भयंकर लड़ाई हुई। इन जंगों में निहंगों ने अंग्रेजों पर वो कहर बरपाया कि ब्रिटिश तोपखाने भी एक बार को खामोश हो गए। निहंग अपने उसी पुराने अंदाज में घोड़ों पर सवार होकर सीधे ब्रिटिश तोपों के सामने नंगी तलवारें लेकर कूद पड़े। अंग्रेजों ने ऐसी पागलपन वाली बहादुरी पहले कभी नहीं देखी थी। अंग्रेज ये युद्ध जीत तो गए थे, लेकिन उन्हें यह समझ आ गया था कि जब तक ये निहंग जिंदा है, पंजाब में वो कभी शांति से राज नहीं कर पाएंगे। साल 1849 में पंजाब पूरी तरह अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। सिख सेना को खत्म कर दिया गया, लेकिन निहंगों ने हथियार डालने से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद अंग्रेजों ने निहंगों पर बहुत भयानक जुल्म किए। उनके नीले बाने और हथियारों, खासकर लोहे के चक्र और मैचलॉक बंदूकों पर बैन लगा दिया गया। कई निहंगों को बागी घोषित करके जेल में डाल दिया गया या फांसी पर लटका दिया गया। इन जुल्मों से बचने और गुरु की मर्यादा को जिंदा रखने के लिए निहंग जंगलों और गुरुद्वारों के डेरों में चले गए। उन्होंने दुनियावी राजनीति छोड़ दी, लेकिन अपना बाना और अपना हुलिया नहीं बदला। अंग्रेजों का राज खत्म हो गया, लेकिन निहंगों का ये नीला बाना आज भी जिंदा है। खैर, ये तो हुए निहंगों के बहादुरी के किस्से, लेकिन उन चीजों पर भी एक बार नजर मार लेते हैं जिनके चक्कर में निहंगों पर हमेशा से उंगली उठती रही है। निहंगों का भांग या गांजा जैसे नशे से जुड़ाव लंबे समय से विवाद का विषय रहा है। सिखों के पुराने धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथों में भी इसका जिक्र मिलता है। नवीन पंथ प्रकाश में ज्ञानी ज्ञान सिंह लिखते हैं कि निहंग ऐसे योद्धा थे जिन्हें युद्ध, हथियार, घोड़े और भांग पसंद थी। हालांकि इस किताब में सिर्फ इस परंपरा का जिक्र है, ये नहीं बताया गया कि निहंग ऐसा क्यों करते थे। इसकी वजह बाद की निहंग परंपराओं में बताई जाती है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कई निहंगों का कहना है कि भांग, जिसे वो सूखा या शहीदी देग भी कहते हैं, पहले के समय में सीमित मात्रा में इसलिए ली जाती थी ताकि लंबे युद्ध अभियानों के दौरान शरीर की थकान कम हो, चोटों का दर्द सहने में मदद मिले और लड़ाई के समय ध्यान और एकाग्रता बनी रहे। कुछ निहंग परंपराओं में यह भी माना जाता है कि भांग का इस्तेमाल ध्यान और धार्मिक साधना के लिए भी किया जाता था, लेकिन दूसरी तरफ सिख रहत मर्यादा किसी भी तरह के नशे की इजाजत नहीं देती। यही वजह है कि कई सिख विद्वान मानते हैं कि भांग या किसी भी नशे का सेवन सिख धर्म की मूल शिक्षाओं के खिलाफ है।
इसी नशे की लत की वजह से इतिहास में एक वाकया ऐसा भी मिलता है कि निहंगों के आगे सर झुकाने वाले महाराजा रणजीत सिंह ने एक निहंग सिंह को कड़ी सजा सुना दी थी। सिख साम्राज्य से जुड़ी एक बेहद दिलचस्प घटना। यूरोपीय डॉक्टर जॉन मार्टिन के मुताबिक एक बार एक निहंग ने भांग का इतना ज्यादा नशा कर लिया कि वो जबरदस्ती महाराजा रणजीत सिंह के तंबू में घुसने लगा। जब वहां तैनात एक पहरेदार ने उसे रोका तो निहंग ने गुस्से में आकर हथियार निकाला और उस सिपाही का हाथ काट दिया। इस घटना पर महाराजा रणजीत सिंह ने कड़ी कार्रवाई की। उन्होंने आदेश दिया कि दोषी निहंग के नाक, कान और हाथ काट दिए जाएं। इस सजा का मकसद सिर्फ उस निहंग को दंड देना नहीं था, बल्कि पूरी फौज को यह संदेश देना भी था कि फौज में अनुशासन सबसे ऊपर है। यह घटना दिखाती है कि चाहे कोई योद्धा कितना भी सम्मानित क्यों ना हो, उससे भी सख्त अनुशासन और अच्छे आचरण की उम्मीद की जाती है, जो निहंगों से आज भी की जा रही है। साल 1947 में देश आजाद हुआ, भारत का अपना संविधान बना, रियायतें खत्म हो गई और पूरा देश एक लोकतांत्रिक ढांचे में ढल गया। लेकिन निहंगों ने खुद को किसी भी दुनियावी कानून से हमेशा अलग ही रखा। उनके लिए आज भी सबसे बड़ा कानून गुरु की मर्यादा और उनके अपने जत्थे के नियम है। आजाद भारत में निहंगों की दिनचर्या आज भी उन्हीं 3 ऐतिहासिक दलों के इर्द गिर्द घूमती है। बुढ़ा दल आज भी निहंगों की सबसे बड़ी संस्था है, जो बाकी दलों का मार्गदर्शन करती है। तरना दल आज भी गतका और युद्ध कला की ट्रेनिंग में सबसे आगे है और विधि चंद दल आज भी अपने शानदार घोड़ों के पालन और प्राचीन परंपराओं के लिए मशहूर है। आज के वक्त में निहंग सिख समुदाय का एक बेहद छोटा लेकिन बेहद पहचान वाला हिस्सा है। द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में सिख विद्वानों और समुदाय के नेताओं का हवाला दिया गया है, जिनके मुताबिक निहंग करीब 1 दर्जन जत्थों में बटे हुए हैं। हर जत्थे का नेतृत्व एक जत्थेदार करता है। जैसा कि हमने ऊपर भी बताया, इनमें बुढ़ा दल और तरना दल सबसे अहम है। समाज सेवा में निहंगों का बहुत बड़ा नाम है। चाहे कोई प्राकृतिक आपदा हो या कोरोना जैसा संकट, निहंगों का लंगर सबसे पहले पहुंचता है। लेकिन इस ऐतिहासिक और अनुशासित छवि के साथ एक दूसरा पहलू भी जुड़ता है, जो अक्सर विवादों में रहता है। ये विवाद तब शुरू होते हैं जब आधुनिक कानून और निहंगों की पुरानी मर्यादा आपस में टकराते हैं। बीते कुछ सालों में निहंगों से जुड़ी कई हिंसक घटनाएं सामने आई हैं। साल 2020 में पंजाब के पटियाला में लॉकडाउन के दौरान पुलिस ने एक गाड़ी को रोका था। बहस इतनी बढ़ी कि गाड़ी में सवार निहंगों ने तलवार से एक पुलिस अफसर का हाथ काट डाला। इसके बाद साल 2021 में दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान एक बहुत खौफनाक घटना हुई। एक दलित मजदूर लखबीर सिंह की बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसका हाथ काटकर उसे पुलिस बैरिकेड के साथ लटका दिया गया। मौके पर मौजूद कुछ निहंगों ने खुद इस हत्या की जिम्मेदारी ली। उनका दावा था कि उस मजदूर ने गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी की थी, इसलिए उन्होंने उसे वही सजा दी जो उनकी मर्यादा कहती है। यहीं से एक सेकुलर देश में एक बड़ी कानूनी और सामाजिक बहस छिड़ जाती है। बेअदबी एक बेहद संवेदनशील और गंभीर अपराध है, जिससे सिख भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक संवैधानिक देश में किसी भी समूह को अपना समानांतर कानून चलाने की छूट दी जा सकती है? आधुनिक न्याय प्रणाली पुलिस सबूतों और अदालतों पर चलती है, जबकि निहंगों का नजरिया मध्यकालीन सैन्य न्याय पर आधारित है, जहां फैसला मौके पर और तलवार से होता है। जब कोई धार्मिक समूह खुद ही पुलिस, जज और जल्लाद की भूमिका निभाने लगता है, तो कानून व्यवस्था के लिए एक सीधा संकट पैदा हो जाता है। इतिहास के पन्नों में निहंगों का नाम हमेशा उन निडर योद्धाओं के तौर पर दर्ज रहेगा, जिन्होंने मुगलों और अंग्रेजों की तोपों के सामने अपनी छाती तान दी थी। उनका वो नीला बाना आज भी बलिदान और अकाल पुरख की फौज का प्रतीक है। लेकिन आज का भारत तलवार से नहीं, बल्कि संविधान से चलता है। चुनौती इस बात की है कि इस महान ऐतिहासिक विरासत को आज के कानून के दायरे में कैसे सहेजा जाए, आस्था का सम्मान भी रहे और कानून का राज भी कायम रहे। यही नए भारत और पुरानी मर्यादा के बीच का सबसे सही रास्ता है। हालांकि आज के समाज में निहंगों की भूमिका को लेकर बहस भी होती रहती है। साल 2021 में द इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में पंजाबी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गुरमीत सिंह सिद्धू ने कहा था कि आधुनिक दौर ने निहंग परंपरा के मूल संतुलन को बदल दिया है।
उनके मुताबिक आधुनिकता आने के बाद बाणी यानी गुरु ग्रंथ साहिब की शिक्षा और बाना यानी बाहरी स्वरूप के बीच का संतुलन बिगड़ गया, जिसकी वजह से कई समस्याएं और अनैतिक घटनाएं सामने आने लगी। उन्होंने ये भी कहा, पहले के निहंग कभी किसी निहत्थे व्यक्ति पर हमला नहीं करते थे। गुरमीत सिंह सिद्धू की ये बात उन सिख विद्वानों की सोच को भी दर्शाती है जो आज के विवादों और निहंगों की ऐतिहासिक भूमिका को इसी नजरिए से देखते हैं। करीब 300 साल से भी ज्यादा समय से निहंगों ने उस योद्धा परंपरा को संभाल कर रखा है जो अत्याचार और संघर्ष के दौर में बनी थी। उन्होंने सिख संस्थाओं की रक्षा की, सिख साम्राज्य के उदय में अहम भूमिका निभाई और एक ऐसी अनोखी परंपरा विकसित की जिसमें युद्ध कौशल और आध्यात्मिक जीवन दोनों साथ साथ चलते हैं। लेकिन हालिया घटनाओं की वजह से निहंगों की इस परंपरा को ठेस पहुंची है। हमारा मानना है कि किसी भी परंपरा में अगर कुछ खामियां आ जाएं तो उसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन उसका बीड़ा भी उन्हीं निहंगों को उठाना होगा जो कभी रास्ते से भटकने पर महाराजाओं तक को सजा सुना देते थे। तो ये था अकाल पुरख की फौज यानी निहंगों का पूरा गौरवशाली इतिहास, जिसे किस्सा की इस किस्त में लिखा था मेरे साथी मयंक ने, और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरे साथी सर्वेश ने। आपकी नज़र में आस्था और आधुनिक कानून के इस टकराव का क्या हल होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। बाकी इस पूरे वीडियो में हमने कई ऐतिहासिक तथ्यों से जानकारी ली है। इतिहास ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ हेरफेर हो जाता है, तो अगर कहीं भी हमसे कोई गलती हुई हो तो उसके लिए हम पहले ही माफ़ी चाहेंगे। बाकी इस किस्सा के एपिसोड को बनाने में मेरे और कई साथियों का योगदान रहता है, तो उनके नाम भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। मैं हूं भूपेंद्र सोनी और देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।